नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के अंतर्गत कोई छात्र अगर बैच से जुड़ना चाहता है तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां पर बैच से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप सभी लोग चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997, ये आपका फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है। और यहाँ पर जो टैक्सेशन से रिलेटेड टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आपको पता है कि जब गाड़ियाँ सड़क पे चलती है तो वहाँ पे टोल प्लाजा होता है, वहाँ पे बहुत सारे टैक्स उनसे लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन में टैक्स लिया जाता है। ठीक है, बहुत जगहों पर उनको टैक्स देना होता है। तो उसी से रिलेटेड किस गाड़ी से कितना टैक्स लिया जाए, टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ें आपको 1997 के अधिनियम के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न धाराओं से रिलेटेड बन के आएगा, इसलिए जितनी भी धाराएं यहाँ पर दे रखी हैं आप सारी धाराओं को याद करें। और इसको याद करने का सही तरीका यही होगा कि आप जब भी पढ़ें तो अच्छे से पहले पढ़ लें और उसके अगले दिन इसका रिवीजन भी कर लिया करें। क्योंकि आपकी परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न बन के आएगा कि छूट देने की शक्ति, कहने का मतलब है कर में छूट देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, धारा 1, 2, 3, 4, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस धारा के अंतर्गत छूट देने की शक्ति थी। ठीक है, तो जरूरी यह है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पर हफ्ते में या 3-4 दिन पे बराबर इसको अपडेट करते रहें, इसका रिवीजन करते रहें, ताकि परीक्षा तक आते आते आपको धाराओं से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है या इससे भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा देर से करा रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छे से करा दूंगा। यहाँ से एक एक धाराओं को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सारी धाराओं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो एक एक धाराओं को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में जब आप 1997 का अधिनियम पढ़ेंगे, कराधान अधिनियम, इसमें आपको मोटरयान अधिनियम 2019 का जिक्र बार बार आएगा। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये मोटरयान अधिनियम 2019 क्या है। तो मोटरयान अधिनियम 2019 क्या है कि जो 1988 वाला मोटरयान अधिनियम था उसी का संशोधित वर्जन है। ठीक है, अगर हम बात करें जो अभी इंडिया में लागू है, ये मोटरयान अधिनियम 1988 लागू है और इसी को 2019 में संशोधित किया गया था। कुछ चीज़ें वहाँ पर अपडेट की गई थी। देखते हैं दोस्तों, 1988 का जो मोटरयान अधिनियम है इसको यूपीएसआई में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोटरयान अधिनियम की हिस्ट्री क्या रही है। क्या इसके पहले भी कोई मोटरयान अधिनियम था? हाँ, बिल्कुल था। देखिए, ब्रिटिश कालीन में ही मोटरयान अधिनियम बनाया जा चुका था। ब्रिटिश कालीन में 1914 में पहले मोटरयान अधिनियम आया था, इसको फिर संशोधित किया गया था 1939 में। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश कालीन मोटरयान अधिनियम कौन सा है, तो 1914 और 1939 ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में 1939 के बाद में क्या हुआ, फिर मोटरयान अधिनियम 1988 आया। 1988 मोटरयान अधिनियम 1 जुलाई 1989 से पूरे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अधिनियम आया 1988 में और लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 1989 को संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में टोटल आपके 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं, 2 अनुसूची हैं। अनुसूची का मतलब जो टॉपिक यहाँ पे रह जाता है, कोई विशेष टॉपिक, तो ये अनुसूची में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो 2 अनुसूची जो है इसमें आपका पहली अनुसूची में यातायात सिंबल्स हैं और दूसरी अनुसूची में कंपनसेशन की बात की गई है। ठीक है, तो जो आपका 1988 का मोटरयान अधिनियम है इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो 14 अध्याय इसके अंतर्गत आता है, 217 धाराएं इसमें हैं, 2 अनुसूची है। पहली अनुसूची में यातायात सिंबल है और दूसरी अनुसूची में कंपनसेशन की बात की गई है। ठीक है, ये आप समझ गए 1988 के बाद में फाइनली फिर 2019 वाला आया, जिसमें 1988 वाले में इसमें संशोधन किया गया था और फाइनल संशोधन दोस्तों यही है और यही अभी पूरे भारत में चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत में पहला मोटरयान अधिनियम, तो 1988 में। ठीक है, और ब्रिटिश कालीन मोटरयान अधिनियम की बात करेगा तो 1914 और 1939। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ध्यान रखना कि ये जो मोटरयान अधिनियम 1988 है ये 14 अक्टूबर को पारित हुआ था।
ठीक है, 14 अक्टूबर 1988 में ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 1989 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने देखा मोटरयान अधिनियम 1988 और इसके बाद में 2019, ये पूरे भारत में लागू हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय कौन सा मोटरयान अधिनियम लागू है, जो कि 1988 से ही लिया गया होगा। ठीक है, उसी का कुछ संशोधित प्रावधान यहाँ पे शामिल कर लिया गया है जो कि राज्य से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1998 जो है ये उत्तर प्रदेश में लागू है। कौन सा अधिनियम लागू है? 1998 मोटरयान अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 जोन है, 19 आरटीओ है। आरटीओ का फुल फॉर्म देख लीजिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। इसके बाद में 77 एआरटीओ है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, ये दोनों आप 2-3 पॉइंट्स इनको आप याद रखिएगा। कितने जोन हैं? तो 6 जोन हैं, 19 आरटीओ है और 77 एआरटीओ है। 6 जोन की अगर हम बात करते हैं कि 6 जोन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका आगरा है, बरेली है, कानपुर है, लखनऊ है, मीरठ है और वाराणसी है। तो ये 6 जोन आप याद रखना। इसको एक बार लिस्ट आप देख लेंगे तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन के आता है एलिमिनेट करके, तो वहां पे आप इसको एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो अधिनियम हमने देखा, इसी का जिक्र, ये 2019 अधिनियम या फिर 1988 अधिनियम का जिक्र बार बार हो सकता है कि कराधान अधिनियम में आपको देखने को मिले। तो हमने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री और इसकी रूपरेखा बता दी कि 2019 में और 1988 में ये अधिनियम आया था और 2019 में इसको संशोधित किया गया था। अब इस अधिनियम में कहीं पे भी टैक्स से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है। टैक्स के लिए एक अलग से एक प्रावधान और अधिनियम बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 है। तो इस अधिनियम में दोस्तों गाड़ी कितनी स्पीड में चलेगी, गाड़ियों के सिंबल, ठीक है, इसके बाद में सड़क सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा, ठीक है, बहुत सारे जो कायदे कानून हैं, जो लॉ वगैरह हैं, इसमें आप देख सकते हैं 217 धाराएं हैं। तो गाड़ियों से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। लेकिन टैक्स से रिलेटेड जो अधिनियम है उसको अलग आपको पढ़ना है, जो कि है उत्तर प्रदेश कराधान अधिनियम 1997। ठीक है, अब हम एक एक धाराओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो छात्र इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग अपना नोट्स वगैरह बना लेंगे। ठीक है, बाकी कंप्लीट क्लास आपको पेड बैच में ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे धारा 1 में क्या पढ़ना है आपको, मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत धारा 1 में आपको पढ़ना है संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। इसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है। तो संक्षिप्त शीर्षक दोस्तों आपका यही है जो ऊपर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में है और ये कब से प्रारंभ हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, इसके बाद में धारा 2 के अंतर्गत यहाँ पर आपको परिभाषाएं देखनी है। जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो सकती हैं उसको धारा 2 में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि अपील अधिकारी कौन सा होता है, अतिरिक्त कर किसे कहते हैं, मालगाड़ी किसे बोलते हैं, ग्रीन टैक्स किसे बोलते हैं, परिवहन यान की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख परिभाषाओं को दिया गया है जिसका जिक्र हम लोग अभी डिटेल में आगे करने वाले हैं। इसके बाद में तीसरा है आपका छूट देने की शक्ति। छूट देने की शक्ति के अंतर्गत यह है कि राज्य सरकार के आदेश के द्वारा किस में छूट देना है या फिर नहीं देना है, या फिर किस में आंशिक या पूर्ण रूप से छूट देना है। ठीक है, किस व्हीकल्स में या कहां पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा कितना छूट देना है, ये सारी चीजें धारा 3 के अंतर्गत आपको देखनी है। इसके बाद में चौथे की अगर हम बात करें तो यहां पर कर का आरोपण शामिल है, मतलब गाड़ियों पर टैक्स लगाना, मोटरयान पर टैक्स लगाना। ठीक है, तो कर का भुगतान अगर कोई गाड़ी या व्हीकल मालिक करता है तो ही गाड़ी चलेगी। और इसके बाद में जो कर का भुगतान है वो तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। तो कर लगाने से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, तथ्य हैं, उनको धारा 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसका यहाँ पर नाम है कर आरोपित करना या कर लगाना। ठीक है, इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया, एक बार धारा 4 में एक बार संशोधन किया गया और धारा 4A इसमें जोड़ा गया। ठीक है, 4A आप बोल दीजिए या फिर 4 का बोल दीजिए, दोनों सेम है। इसमें लिखा हुआ है कतिपय वाहनों के संबंध में विशेष कर लगाना। तो यहां पर सिंपल कर की बात हमने कर ली, कभी कभी वाहनों पर विशेष कर लगता है। ठीक है, विशेष कर जैसे कहीं मेला वगैरह हो रहा है, धार्मिक समारोह हो रहा है,
विवाह है, पार्टी है, तो ऐसे समय में कोई विशेष वाहन अगर कुछ निकल के आता है वहाँ पे, तो उस पर विशेष कर की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े जो जैसे कुंभ का मेला हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे वाहन जाते हैं, तो उन पर किस प्रकार से कर लगाना है वो विशेष कर के अंतर्गत आता है। और ये अस्थायी परमिट के साथ में होता है। अस्थायी परमिट का मतलब वो हमेशा के लिए होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए चूंकि मेला लगता है, तो ये अस्थायी परमिट के साथ में इसको प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत अगर किसी कर का भुगतान नहीं हुआ है, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, मतलब 4 का के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें धारा 5 की, तो धारा 5 यहां पर छोड़ दिया गया है। ओके, धारा 5 में यहां पे इसको कुछ नहीं शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका धारा 6, जिसमें सार्वजनिक सेवा वाहन पर अतिरिक्त कर। सार्वजनिक का मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में है। एक सेकेंड, ठीक है, देखिए धारा 4 के तहत अतिरिक्त कर के भुगतान के बाद, 1 सेकेंड, आपका 6 नंबर है, ठीक है, धारा 4 के तहत जो आपने अतिरिक्त कर वगैरह दे दिया है, इसके भुगतान के बाद में जो वाहन संचालित होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक सेवा वाहन पर अतिरिक्त कर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धारा 8, जो कि है दुर्घटना राहत कोष। दुर्घटना राहत कोष का मतलब होता है कि इसमें यदि कोई दुर्घटना होती है, जैसे वाहन चल रहा है, चलते समय बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें मुआवजा वगैरह भी दिया जाता है। तो जो मुआवजे से संबंधित प्रावधान है ये धारा 8 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, मुआवजा का मतलब अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना के अंतर्गत पाया गया है, घायल हुआ है, तो उसको मुआवजा दिया जाता है, या फिर अगर दुर्घटना के बाद में वो मृत अवस्था में पाया जाता है, तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको वहां पर मुआवजा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपका धारा 8 के अंतर्गत लिखी गई हैं। अगर हम धारा 9 की बात करते हैं, तो इसमें कर और जुर्माने का जो भुगतान है इससे संबंधित बातचीत की गई है। ठीक है, तो जो कर है और जुर्माना है, जैसे कि 1988 के अंतर्गत जो कर का प्रावधान है, जो यहाँ पे आपने धारा देखा मोटरयान अधिनियम 1988, इसमें बहुत सारे कर के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो उसका भुगतान करना होगा, मस्ट है, यही चीज लिखा गया है धारा 9 में। ठीक है, तो कर और जुर्माने का जो भुगतान है जो कि 1988 में लगाया गया है, इसमें जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत आता है, जो कर आता है उसका भुगतान करना होगा, ये धारा 9 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें धारा 10 का, तो उत्तर प्रदेश में बिना टैक्स चुकाए नहीं होंगे वाहन का इस्तेमाल। अगर आप यूपी में गाड़ी चला रहे हैं और आपने टैक्स नहीं चुकाया है, तो आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसके इस्तेमाल पर मनाही है। ये चीज़ धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। पहली बार होने वाली देयता राशि, ठीक है, पहली बार होने वाली देयता राशि, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है या फिर कोई टैक्स लगाना होता है, तो टैक्स कभी कभी त्रैमासिक लगता है, कभी कभी छमाही लगता है, कभी कभी वार्षिक लगता है। तो जो पहली बार देय राशि होगी उसके बारे में जिक्र किया गया है, किसमें, धारा 1 में। जैसे त्रैमासिक अगर है, तो त्रैमासिक की जो पहली किस्त होगी, इसमें अगर कोई छूट वगैरह होता है या कितना देना है, इसके बारे में जिक्र किया गया है धारा 11 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 12 की अगर हम बात करते हैं, तो वाहन का उपयोग ना करना और कर की वापसी। बाई चांस आपने वाहन परचेज कर लिया है, कुछ टाइम तक आपने वाहन का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप वाहन का उपयोग करना बंद कर देते हैं। अगर व्यक्ति के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या है, मतलब पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या है, टोकन नंबर है, परमिट है, और वो वाहन को संचालित नहीं कर रहा है, तो जो कर होगा उसको वापस मिलना चाहिए, कर वापसी का वो हकदार होगा। ठीक है, यही चीज लिखा गया है धारा 12 के अंतर्गत कि अगर वाहन का उपयोग नहीं करते हैं तो कर की वापसी हो जाएगी। ठीक है, धारा 13 के अंतर्गत आपको पढ़ना है उपयोग के लिए वाहन रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा। जो वाहन रखने वाला व्यक्ति है, या बोल सकते हैं जो वाहन मालिक है, वो अपने द्वारा घोषणा करेगा कि हाँ भैया जो वाहन का टैक्स वगैरह होगा उसको हम यहाँ पे चुकाएंगे, यही यहाँ पे घोषणा करता है धारा 13 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 14 में लिखा गया है कर में अंतर का भुगतान। जैसे जो टैक्स बनाया गया है, जैसे आप जब वाहन खरीदते हो तो उस टाइम पर जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टैक्स आपको वहां पर भरना है, बाई चांस आगे चलकर अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसके बाद में टैक्स का जो प्रारूप है उसको चेंज किया जा रहा है, तो आपको जो प्रारूप चेंज किया गया है उस प्रारूप चेंज करने के अनुसार आपको वहां पर टैक्स का भुगतान करना है। ये चीज लिखा गया है धारा 14 में। ठीक है, इसके बाद में धारा 15 में क्या लिखा गया है, पंजीकरण और प्रमाण पत्र में कर के भुगतान का रिकॉर्ड दर्ज। जितना भी आपने कर का भुगतान किया है,
ये पंजीकरण और प्रमाण पत्र में ये सारी चीज़ें दर्ज होंगी। कराधान अधिकारी इसका जो रिकॉर्ड होगा वो दर्ज करेगा। ठीक है। धारा 16 में अगर हम बात करें तो वाहन को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति। देखिए, वाहन जैसे गाड़ी जा रही है तो वाहन को रोकने और उसके अंदर प्रवेश करने की जो शक्ति है, इसका उल्लेख धारा 16 के अंतर्गत किया गया है। जो कराधान अधिकारी होगा वो किसी भी वाहन को रोक कर रखने का उसके पास अधिकार है और वो वाहन में प्रवेश भी कर सकता है। इसी का जिक्र जो है धारा 16 में किया गया है। धारा 17 में लिखा गया है समय सारणी प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रत्येक चालक को समय के अनुसार नियमों को फॉलो करना होगा। जैसे समय सारणी जो दी गई है उसमें लिखा गया है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे निकलेगी, ठीक है, कितने सीट की गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें जो नियम बनाया गया है ये प्रत्येक चालक को वहाँ पे फॉलो करना होगा। ठीक है। धारा 18 में अपील के बारे में दर्शाया गया है। कराधान अधिकारी से प्रताड़ित, अगर कोई चालक है या कंडक्टर है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो यात्री है, अगर वो कराधान अधिकारी से प्रताड़ित होता है तो वो जो है 30 दिनों के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर जो है अपील कर सकता है। ठीक है। इसके बारे में जो उल्लेख है ये धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। धारा 19 की अगर हम बात करें तो इसमें अपराधों की सजा है। अगर कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए 500 से 1000 रुपये का जो सजा है उसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? 500 से 1000 रुपये का जो दंड वगैरह है या शुल्क लगाया गया है उसका उल्लेख जो है धारा 19 के अंतर्गत किया गया है। धारा 20 में आपका जो कर की वसूली है इससे संबंधित सारी चीज़ें हैं। कर की वसूली, अगर कोई बकाया राशि है उससे संबंधित जो वसूली का प्रावधान है, ये सारी चीज़ें आपका धारा 20 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है। धारा 21 में आपको क्या करना है? गवाहों की उपस्थिति आदि को लागू करने की शक्ति। देखिए, गवाहों की उपस्थिति आदि को लागू करने की शक्ति के अंतर्गत इसमें क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर समन अधिकारी के पास गवाहों आदि को ले जाना पड़ सकता है। ठीक है। कोई गवाह है, कुछ गवाही देना चाहता है तो जो सम्मन अधिकारी होगा, सम्मन अधिकारी के पास गवाहों को ले जाने की जो शक्ति है, ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? यहाँ पर धारा 21 के अंतर्गत बताई गई हैं। और इससे संबंधित जो प्रमुख दस्तावेज हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको भी सम्मन अधिकारी के समक्ष उपस्थित करना होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। धारा 22 की अगर हम बात करें तो कर का भुगतान ना करने के मामले में मोटर वाहन को हिरासत में लेना। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो वो मोटर वाहन को हिरासत में ले लिया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है? धारा 23 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता पर रोक। न्यायालय की अधिकारिता पर रोक का मतलब ये होता है कि सिविल न्यायालय को, अगर कोई सिविल न्यायालय है तो अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। जैसे जो न्यायालय है उसको इस अधिकारी के कार्य से उसको अलग रखा गया है। ठीक है। जैसे कोई कराधान अधिकारी है या कोई भी अधिकारी है, वो कुछ कार्य कर रहा है तो वहां पर न्यायालय तुरंत रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है। वो सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी, गवाह साक्ष्य पेश होंगे, उस अनुसार चीज़ों को प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट न्यायालय अधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही है इसका मतलब कि न्यायालय की अधिकारिता पर रोक। धारा 24 के अंतर्गत अपराधों का शमन। इसमें क्या है? इसको हम लोग उसी में पढ़ेंगे, जब अभी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा उसको हम लोग उसी में पढ़ लेंगे। धारा 25 में क्या है? अपराधों का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इसका संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है। कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। वो जो अधिकारी होगा उसके माध्यम से सारी चीज़ों को प्रोसीड यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। कराधान अधिकारी की रिपोर्ट के बिना, अगर कोई कराधान अधिकारी बिना रिपोर्ट के कोई बात जो है वो न्यायालय में जा रहा है तो अपराधों का संज्ञान न्यायालय में नहीं लिया जाएगा जब तक कराधान अधिकारी जो होगा कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा। ठीक है। अगर हम धारा 26 की बात करते हैं तो कंपनियों द्वारा अपराध की बात की गई है। इसमें अगर कोई कंपनी अपराध करती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा अगर वो अपराध जानबूझकर हुआ है। ठीक है। अगर कोई कंपनी अपराधी है तो कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी को अपराधी माना जाएगा, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पर क्या है, काम कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हैं। अगर कंपनी के द्वारा जो किया गया का अपराध है वो जानबूझकर हुआ है, अगर कंपनी ने जानबूझकर कोई अपराध किया है और उसमें सभी एम्प्लॉय शामिल हैं तो सभी को यहाँ पर दोषी माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में है धारा 27,
नेक नियति से की गई कार्यवाही का संरक्षण। तो नेक नियति से की गई कार्यवाही का संरक्षण का मतलब यह है कि नेक नियत से की गई किसी कार्यवाही के लिए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई अधिकारी अगर नेक नियत से कोई काम कर रहा है, भाई सड़क की इमरजेंसी वाली बात है, ठीक है, अगर कहीं इमरजेंसी चल रहा है, किसी के जान और जहान की बात आ जा रही है और उस अधिकारी को कुछ कृत्य ऐसे करने पड़ रहे हैं जिसका जवाब या रिपोर्ट लगाना पड़े, तो वहां पर उसने जो काम किया है उसका संरक्षण धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। धारा 28 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें जो राज्य सरकार है ये नियम बनाएगी, इसके शक्ति का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। धारा 29 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि इस नियम और प्रावधान को लागू करने में यदि कोई कठिनाई वगैरह आती है तो यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी या संशोधित करेगी। ठीक है। और धारा 30 जो कि आपका लास्ट धारा है, ये निरसन और बचत से संबंधित है। इसमें आपको नए संशोधन को लागू करना और पुराने को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें धारा 30 के अंतर्गत बताई गई हैं। तो ये प्रमुख धाराएं हैं, इन धाराओं को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक धाराओं से संबंधित जो भी और तथ्य शामिल किए गए हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, तो आप सभी लोग पेड बैच से जुड़ें। यूट्यूब पर आपके लिए बस इतना ही यहाँ पे शामिल किया गया है ताकि आप सभी लोग धाराओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें। अब हम क्या करेंगे, एक एक धाराओं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे संक्षिप्त, शीर्षक, सीमा और प्रारंभ, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग पेड बैच से जुड़ें।